हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, मैं यहां पर गेस करिए किससे मिलने आई हूं। जी हाँ, मैं यहां पर मिलने आई हूं हमारी महबूब की मेहंदी की विजेता मंजू जी से। और उन्होंने हमारे महबूब की मेहंदी में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका सही आंसर दिया था। और मैंने कहा था कि मैं आप लोग जो भी इसमें सही आंसर देगा उसे मैं गिफ्ट दूंगी और उसकी पसंद की कोई कहानी या कविता सुनाऊंगी। तो मैं गिफ्ट देने आई हूँ आज, मंजू जी से मिलने आई हूँ और मुझे आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर जब आई तो मैं मंजू जी की फ्रेंड से भी मिली। उनकी फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छी है और मैं आप लोगों से को मंजू जी से मिलाती हूँ। मंजू जी, मेरा नाम मंजू यादव है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ और दीदी की जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, वो मैं अपने किचन में खाना बनाते बनाते मोबाइल रख के देखती हूँ और उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है समाज से लड़ने की और बहुत ताकत मिलती है। और मनोज सर, बीके सर, रिजवान सर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्हीं के द्वारा हम लोगों के माध्यम से पहुँचा है, उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुँची है उनकी कहानियाँ। थैंक यू मंजू जी। और मैं उनकी फ्रेंड से आप सबको मिलाती हूँ। शालिनी जी। हेलो, माई सेल्फ शालिनी सक्सेना, आई एम ए टीचर। और यहाँ पर मुझे मैम के साथ बैठ के मतलब बहुत अच्छा लगा। और जो मैं मैम की कहानियाँ पढ़ती हूँ, जो स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, वो सब इतनी मोटिवेशनल होती हैं कि वो जो हमारे आज जो समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो गलत रास्ता पकड़ ले रही हैं और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो सही है या गलत है, हर बात को वो अवॉइड करती चलती हैं। और उनको जो इससे इन कहानियों से उन लड़कियों को बड़ी कुछ सीख मिलती है। ठीक है, वो अपने आप को कैसे हमें समाज में अपने आप को स्थापित करना है और किस तरह से उन्हें समाज में एक नई दिशा मिलनी है। इन सब के लेके दीदी कहानी बहुत ज़्यादा मतलब जो है इंस्पायर होती हैं। और जो मनोज सर हैं, बीके सर हैं, और उनके जो व्यूज़ होते हैं, मोटिवेशनल व्यूज़ जो होते हैं वो उनसे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड से जॉब भी करती हैं और टीचर हैं। कहाँ पे टीचर हैं आप बताइए? मैं एसडी कॉलेज बड़ेल बाराबंकी। और मैं उनकी दूसरी फ्रेंड से मिलाती हूँ, उनका नाम भी शालिनी ही है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दीदी की जो कहानियाँ हैं वो सारी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं। मतलब ऐसा है कि आप उनको पढ़िए तो कुछ उससे सीख आपको मिलेगी। जैसे कि एक शहीद की जो इन्होंने लिखी, शहीद के बारे में, उसकी वाइफ की मनोस्थिति है, जैसे जो क्या करती है, क्या सोचती है, वो सारा जो उन्होंने बताया बहुत अच्छा बताया। सारी कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं, लाइक्स भी करते हैं और चाहते हैं कि उनको लाइक्स मिले भी खूब सारे। तो बस यही हम लोग आशा करते हैं कि उनको लाइक्स मिले, क्योंकि उस लेवल की कहानियाँ हैं, उस लेवल की कहानियाँ हैं। तो बस उनको सपोर्ट करना है, दीदी हमारी आगे बढ़े और हम लोग सब लोग साथ में हैं। थैंक्स। ये हमारी हाउस ऑफ क्वीन है। और उनकी एक फ्रेंड से और मैं मिलवाती हूँ आप लोगों को, ये भी जॉब करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सविता वर्मा है। मैं गंगा देवी लाल बहादुर पीजी कॉलेज में होम साइंस डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। मेरा कॉलेज में वैसे तो क्रो कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। जैसे दीदी की एक कहानी शहीद के बारे में, जैसे आज 15 अगस्त भी है और उस कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस आज़ादी को पाने के लिए पता नहीं कितनी ही माँओं ने अपने गोद के लाल को इस धरती पर कुर्बान कर दिया और कितनी ही बहनों ने अपने सुहाग को इस पर कुर्बान कर दिया है। इस आज़ादी को हमें सदा ही बनाए रखना है। दीदी ने जितना अच्छा लिखा है शहीद के बारे में, उसकी क्या मैं तारीफ़ करूं। और मेरी एक हॉबीज़ भी है कुकिंग करना, जो मैं अपनी दीदी को बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाऊंगी किसी दिन ये आए मेरे भी घर। मेरी तो यही कोशिश रहेगी कि मुझे भी गिफ्ट मिले। आगे आप आइएगा। और इसके लिए मैं इनकी और इनके सर जो हैं मनोज सर, बीके सर, सभी
जो प्रेरणा के जिनकी कहानियों से मुझे एक प्रेरणा मिलती है, मैं अपने कॉलेज के बच्चों को उन कहानियों के बारे में बताती हूँ और वो लोग भी उन कहानियों से एक प्रेरणा, हर एक कहानी इनकी एक प्रेरणा का स्रोत होती है। किसी में एक ऐसी चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो समाज में फैले हुए अंधकार को दूर करती हो। समाज एक ऐसी चीज होती है जिसमें अनेकों बुराइयां होती हैं, लेकिन उन बुराइयों को दूर करने के बारे में कौन बता सकता है? सिर्फ मेरी दीदी, जो इतनी क्यूट सी भाषा में लिखती हैं। और हम लोगों का एक ग्रुप है जो बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं उसमें, प्यारे प्यारे मेरी बहनें हैं, मेरी सास है और उसके अलावा मैं आप लोगों को और नहीं बोर करूंगी। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बाय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह मंजू जी और उनकी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सुनती हैं और ये लोग बहुत एंजॉय करती हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहती हैं और त्यौहार मनाती हैं। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मुझे मिलके। हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और लेकिन आज आपको हमने हूबहू देखा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं इन लोगों से आज जब मिली तो मुझे एक नई ऊर्जा मिली है। मैं और अच्छी अच्छी कुछ कहानियां लिखने की कोशिश करूंगी और कुछ और नया लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो अभी मैं मंजू जी को अपना गिफ्ट देती हूँ और जो मैं इनके लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये गिफ्ट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी मेरी कहानियाँ सुनिए और मेरी कहानियों में छुपे हुए आंसर को दीजिए। और अब मैं आप लोगों से भी मिलने आऊँगी और आप लोगों को भी गिफ्ट दूँगी। तो आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते रहिए। किसी दिन मैं फिर कुछ ऐसा मोड़ अपनी कहानियों में लाऊंगी, वो क्वेश्चन करूँगी। अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो ऐसे ही गिफ्ट आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय। और ये देखिए, यहाँ पर आने के बाद मुझे भी मेरे देश का निशान यहाँ पे सबने बनाया है और कितना अच्छा लगा ना कि सब लोग एक ही रंग में रंगे हुए हैं, जबकि मैंने बताया भी नहीं था। और मैं सिर्फ मंजू जी से मिलने आई थी और सब लोग एकदम बिल्कुल उसी रंग में रंग के। इससे पता चलता है ना कि हमारे देश की नारियाँ कितना आगे हैं देश के जश्न को मनाने में। देखिए, सब लोगों ने अपने गाल पे भी बनाया है, सबने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है, ये देखिए, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ। बाय। हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मेरी कहानी का शीर्षक है किस्मत। किस्मत। पता है, कभी कभी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपना 100% देते हैं, फिर भी अगर हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता तो वो चीज़ हम तक नहीं पहुंचती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपकी किस्मत में कुछ नहीं लिखा है और आपने उसे लगन से और मेहनत से किया तो वो चीज़ें खुद चल के हमारे पास चली आती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 20% किस्मत का हाथ होता है तो 80% हमारी मेहनत और लगन का हाथ होता है। तो आज मेरी कहानी का शीर्षक है किस्मत। ये किस्मत भी जाने कैसे रंग दिखाती है, ये किस्मत भी जाने कैसे रंग दिखाती है, बुराई से मिलकर अच्छाई को ढूंढ लाती है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। किस्मत। अज्जू हमारे कहानी का नायक। अज्जू रीवा को छोड़ने उसके घर जा रहा था। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। रीवा बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने पापा से मिलती, अपनी फैमिली से मिलती, अपने मंगेतर से मिलने वाली थी। अज्जू गाड़ी को चला रहा था, बार बार रीवा को देखे जा रहा था। थोड़ा परेशान था, पता नहीं किस उधेड़ बुन में वो था। गाड़ी चला रहा था, अचानक किसी ने लाकर उसकी गाड़ी ठोक दी। रीवा टकराकर डैशबोर्ड के सामने आ गई और इस पर अज्जू बड़बड़ाने लगता है, यार किसी को दिखाई नहीं देता, लाके गाड़ी ठोक देते हैं लोग। देखो, फिर वो नीचे गाड़ी के उतर के जाता है। वो देखता है कि गाड़ी पीछे से काफ़ी डैमेज हो गई होती है और गाड़ी चलाने वाला जिसने गाड़ी उसकी ठोकी थी वो भी नीचे उतर कर आता है और वो कहता, सॉरी सर, जो है गलती हो गई। अज्जू रीवा के पास आता है, कहते तुम्हें चोट तो नहीं लगी? इस पर रीवा कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। और
वो गाड़ी वाला भी माफ़ी मांगता है कि भाई साहब हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस पर अज्जू कहता है कि आपको ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए। ऐसे ही आपकी फैमिली भी आपके साथ बैठी हुई है, अगर आपकी फैमिली को कुछ हो जाता तो आप क्या करते? आप लाइफ टाइम खुद को ना माफ़ करते। और जब भी आप गाड़ी चलाइए तो प्लीज़ आप ध्यान से गाड़ी चलाइए। ऐसे गाड़ी आप ऐसे किसी को ठोक देंगे या किसी और को अगर नुकसान हो जाता तो आप क्या कर लेते? क्या आप उसकी ज़िंदगी उसे वापस दे सकते थे? वो गाड़ी वाला बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है सर आप प्लीज़ मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए, मैं आपको आपकी गाड़ी सही करा के देता हूँ, काफ़ी डैमेज आपकी गाड़ी हो गई। तो सर अज्जू कहता कोई बात नहीं, मैं सही करा लूँगा, आप सेफली गाड़ी चलाइएगा, अपने परिवार की रक्षा कीजिएगा। रीवा ये सब चीज़ें बड़े ध्यान से देख रही थी। वो सोच रही थी क्या ये वही हिटलर है जो आज से 4 महीने पहले उसे मिला था? और वो सोच ही रही थी कि अज्जू आता कहता कि चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम्हें घर नहीं जाना है। तो रीवा कहती है, रीवा हूँ बोलती है और गाड़ी में बैठ जाती है और वो बैठी हुई मुस्कुराने लगती है। तो इस पर अज्जू कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है क्या बात है मिस्टर हिटलर, आज आपने ना उस गाड़ी वाले को आपने ऐसे ही जाने दिया, ना आपने उससे पैसे लिए, ना उसे आपने घर ले गए, ये अचंभो कैसे हुआ? तो ये कहकर वो मुस्कुराने लगती है, उसका टांग खींचती है कह के। तो इस पर अज्जू कहता क्या करूँगा यार, एक बार भुगत चुका हूँ और इतनी बड़ी मुसीबत लेकर तो मैं गया था, आज ले जाकर उस मुसीबत को मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने इतने दिन तो झेले हैं, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा वो मुसीबत झेल सकूं। ये कहकर रीवा थोड़ा सा मुंह बना लेती है कि हाँ वो उसे मुसीबत बोल रहा है, पर रीवा कहीं ना कहीं किसी उधेड़ बुन में बैठी रहती है कि क्या ये वही अज्जू है जो आज के 4 महीने पहले उसे मिला था। उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर वो बहुत अचंभित होती है और सोचती है कि चलो अच्छा है, कभी तो इंसान बदला। और वो इसी उधेड़बुन में अपने उन दिनों में खो जाती है जब उसे अज्जू मिला हुआ था पहली बार। उस दिन रीवा की लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का दिन था। उसकी शादी तय हुई थी और उसके परिवार में सब लोग बहुत खुश थे। उसका मंगेतर, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन सब लोग रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ पर खाना खाकर वो लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकले हुए थे। गाड़ी आकाश चला रहा था और रीवा को लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब से फूल ही फूल है, बहुत अच्छी किस्मत है उसकी जो आकाश जैसा हमसफर उसे मिला। और वो आकाश इतना अच्छा था कि रीवा उसे बहुत पहले से पसंद करती थी और घर वालों की मंजूरी भी मिल गई थी। तो वो बहुत खुश थी कि उसकी लाइफ में इतना अच्छा उसकी किस्मत में इतना अच्छा हमसफर है। सब लोग खाना खाकर आइसक्रीम खाने जा रहे थे। आकाश भी आगे मिरर से उसे देखे जा रहा था और दोनों ही नजरों में कुछ बातें कर रहे थे कि अचानक उसका ध्यान गाड़ी चलाते चलाते भटक जाता है और वो सामने खड़ी गाड़ी में ले जाकर ठोक देता है। कार में जितने भी लोग सवार थे सब लोग मरते मरते बचे। काफ़ी डैमेज हो गई थी कार और जिसका अफसोस इन लोगों को भी धक्का लगा और ये लोग भी बहुत तेज इनकी गाड़ी भी डैमेज हुई। और उस गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठे थे और जिन्हें काफ़ी चोटें आई थी। और जैसे ही ये लोग गाड़ी से उतरे, आकाश उतरा और सॉरी बोलने लगा, सॉरी सर गलती हो गई और जो है आप हमें माफ़ कर दीजिए। ये कहते हुए आकाश और उसके पापा ने गाड़ी मालिक के सामने हाथ जोड़ लिए। तो इस पर उसके अंदर से एक लड़का निकला जो नए खून का था, एक नौजवान लड़का निकला। उसने कहा सॉरी क्या, अगर आप आज मेरे दादाजी को कुछ हो जाता तो आपके एक सॉरी से मेरे दादाजी सही हो जाते। और तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि मेरी गाड़ी सामने खड़ी हुई थी उसको ध्यान नहीं दिया और लाके मेरी गाड़ी में ठोक दिया। मेरे दादाजी मरते मरते बचे हैं। उसमें जो बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्हें काफ़ी चोट लगी हुई थी और वो बहुत एकदम चोटिल हो गए थे। तो वो लड़का कहता आप जानते हैं ये कौन है? ये शहर के बहुत बड़े उद्योगपति हैं
और मेरे दादाजी, और आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरे दादाजी को कुछ हो जाता तो हम लोग अपने दादाजी को खो देते। तो वो अपने गार्ड को बुलाता है कि आप इन लोगों को पकड़िए और मारिए इन लोगों को, और तब तक मारिए जब तक ये लोग मेरे दादाजी जितने चोटिल हुए हैं उतने चोटिल ना हो जाएं। तो इस पर आकाश और उसके पापा कहते प्लीज सर ऐसा कुछ मत करिए, हम लोग को जाने दीजिए, हम लोगों ने जानबूझकर ये गलती नहीं की है, गलती हो गई है, और जिसकी वजह से आपकी गाड़ी डैमेज हो गई, आपके दादाजी को चोट लग गई है, आप हम लोगों को मारिए पीटिए मत, आप हम लोगों को पुलिस में दे दीजिए, और आपका जो भी लगेगा, जो भी क्लेम होगा, हम सब कुछ देंगे, आपके दादाजी के हॉस्पिटल के बिल देंगे और सब कुछ हम लोग देंगे, और प्लीज़ आप हम लोगों को मारिए मत। ये कर गिड़गिड़ाते हुए उसके पापा अज्जू के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं ये मेरा दामाद है और आज ही इन दोनों की से मेरी बेटी की शादी तय हुई है, आप मेरे दामाद को मत कुछ करिए, आप जो भी करना है मुझे कर लीजिए। तो इस पर आकाश कहता है नहीं पापा, जो है आपको कुछ ना ये कहे, जो भी कहना है हमको कह दें, हमको मार ले पीट ले, पर आप मेरे पापा जी को छोड़ दीजिए। रीवा ये सब देख रही थी, वो बंदा फिर भी नहीं मान रहा था। वो दोनों लोगों को, आकाश को और रीवा के पापा को पकड़े हुए थे गार्ड उसके, और मार रहे थे। रीवा ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई और सबके मम्मी के और बहनों के मना करने के बावजूद भी वो गाड़ी से उतरकर आकर अपने पापा के सामने खड़ी हो गई और कहती है सर प्लीज़ बंद कीजिए ये सब चीज़ें, मत मारिए मेरे पापा को, मेरे मंगेतर को, आपको जो भी लेना है, जो भी क्लेम लेना है, हॉस्पिटल का बिल, सब कुछ हम लोग देने को तैयार हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें इतने निर्दयता से मत मारिए, हम लोग सब कुछ करेंगे आपके लिए। तो इस पर अज्जू कहता ओह तो आप सब कुछ करेंगी हम लोगों के लिए, और आपने जो है आपने सोच लिया कि आप सब कुछ करेंगी। तो वो रीवा कहती है कि आप किसी को मौत के घाट उतार रहे हैं, अगर उसके बदले आपको जो चाहिए आप मांगते हैं तो हम लोग जरूर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, पहाड़ पैसे से हेल्प करेंगे, सब चीज़ से हेल्प करेंगे। तो इस पर अज्जू कहता है कि ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूँ, अगर आपको शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना जो है मैं इन्हें बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, और मैं मतलब मारूंगा ही नहीं, इन लोगों को मौत के घाट भी उतार दूंगा। तो वो कहता है कि मैं छोड़ रहा हूँ, क्या आप मेरे दादाजी को पहले जैसा कर सकती हैं? क्या आप मेरे दादाजी को जितना चोट लगा वो चोट सही कर सकती हैं? तो इस पर रीवा कहती है कि ये काम डॉक्टर का है, हम आपके दादाजी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वहाँ पर जो भी बिल होगा हम पूरा बिल भरेंगे, आप जो है अपने दादाजी के लिए परेशान मत होइए, हम लोग पूरा बिल भरेंगे। तो इस पर अज्जू कहता है कि मेरे दादाजी चल फिर नहीं सकते, उनको काफ़ी चोट लग गई है, आपको मेरे दादाजी की सेवा करनी है, मेरे दादाजी जितने दिन हॉस्पिटल में रहेंगे आपको हॉस्पिटल में रहना है, और अगर वो घर आते हैं और जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आपको मेरे दादाजी का केयर टेकर बन के रहना है, आप रह पाएंगी? तो इस पर रीवा के पापा और आकाश दोनों कहते हैं नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और पर उन दोनों के चेहरे पर वो दर्द, वो मारपीट का दर्द साफ झलक रहा था जिसे रीवा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वो उसका तुरंत ही अज्जू का शर्त मान लेती है, कहती है हाँ मैं चलूँगी, मैं आपकी हर शर्त मानूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरे पापा और मेरे मंगेतर को कुछ नहीं कहेंगे। तो इस पर उसके पापा कहते हैं मारने दो बेटा, ये जितना मारना चाहते हैं हम लोगों को मार रहे हैं, और जो करना चाहते हैं हम लोगों के साथ करें, लेकिन तुम किसी अनजान के साथ उसके घर नहीं जाओगी। तो इस पर रीवा कहती है पापा आप और आकाश मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं आप लोगों के लिए मुझे थोड़ा छोटा सा त्याग देना पड़ रहा है, मैं करूंगी, और आकाश तो मेरी जिंदगी है, अगर आकाश को कुछ हो जाएगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों समझाते रहे कि नहीं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, और जो भी इनको करना होगा हम लोगों के साथ कर सकते हैं, पर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी,
पर रीवा उन लोगों की बातें नहीं मानती है और वो सबके मना करने के बावजूद भी अज्जू की गाड़ी में उसके दादाजी को पकड़ के बैठ जाती है। अज्जू गाड़ी खुद ड्राइव करता है और उन सबको लेकर हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। वहाँ पर रीवा हॉस्पिटल में अज्जू के दादाजी का बहुत ख्याल रखती है, एक पोती की तरह ख्याल रखती है, जहाँ पर हॉस्पिटल में भी लोग नहीं समझ पाते कि ये कोई गैर है, कोई अनजान लड़की है। और उनका बहुत ख्याल रखती है, टाइम से दवा देना, टाइम से उनके खाने पीने का ध्यान रखना, सब कुछ वो करती है, बहुत अच्छे से करती है। और दादाजी से खूब सारी बातें करना कि उसकी लाइफ में क्या है, वो आकाश के बारे में बहुत बातें करती है कि उसका मंगेतर ऐसा है, उसके घर वाले ऐसे हैं। दादाजी भी उसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, उन्हें लगता है जैसे ये अनजान नहीं कोई अपना है, और वो बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं। तो 4-5 दिन बाद दादाजी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। रीवा दादाजी का सारा सामान हॉस्पिटल से समेटती है, उनकी दवाएं लेती है, पूरा वहाँ पे डॉक्टर से बात करती है कि कैसे कैसे क्या दवा देना है, सब सारी दवाओं के बारे में वो पूछती है और डॉक्टर सारी दवाओं के बारे में बताते हैं और कैसे खाना है, क्या खाना है, सब कुछ डॉक्टर बताते हैं। तो सब कुछ लेकर वो दादाजी के साथ घर आती है। वो देखती है गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकती है। वो दादाजी को नीचे उतार कर ले जाती है। देखती है एक बूढ़ी औरत आ रही है, नौकर ढेर सारे हैं और आकर दादाजी को पकड़कर उनके रूम में ले जाते हैं। दादाजी को दवा देने का टाइम होता है तो वो उस बूढ़ी औरत जो शायद उनकी वाइफ रहती हैं तो वो उनसे कहती है कि मैम जो है मुझे किचन बता दीजिए, मुझे दलिया बनाना सर के लिए। और क्योंकि अज्जू ने बताया हुआ था कि ये एक दादाजी की केयरटेकर मैंने रख दी है। दादी जाने की बार बार जिद कर रही थी तो वो दादी को समझाता है कि आप वहाँ मत जाइए, मैंने एक केयरटेकर वहाँ पे रखा हुआ है, वो केयरटेकर दादाजी का ख्याल रख रही है। तो दादी जी को यही लगता है कि ये वही केयरटेकर है, तो वो उससे कहती हैं कि बेटा रहने दो, मैं बना देती हूँ दलिया, और इतने सारे नौकर हैं उनसे कह दो वो बना देंगे। तो इस पर रीवा कहती है कि नहीं दादी, नहीं मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि जो है इनकी दलिया ऐसे ही नहीं बनानी है, उनमें घी कम रखना है और दूध भी एक क्वांटिटी में रखना हुआ तो मैं खुद बना लूँगी। वो किचन पूछती है तो किचन वो बूढ़ी औरत जो दादी रहती हैं वो बता देती है कि बेटा उधर है। वो किचन में जाती है, घर सुना सुना रहता है, बस चारों तरफ नौकर दिखाई देते हैं। सोचती है कि कैसा घर है, ना इसमें कोई बहू है ना बेटे हैं, ये घर कैसा है। तो वो आके बैठती है तो वो एक बार पूछती है कि आंटी जी आपके घर में और कौन कौन है। तो इस पर वो बताती हैं कि बेटा मेरे बहू और बेटे थे जिनका एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया जब हमारा पोता अज्जू बहुत छोटा था और हमारी पोती बहुत छोटी थी। दोनों का स्वर्गवास हो गया, तब से हम ही लोगों ने दोनों बच्चों को पाला है और इसी वजह से हमारा अज्जू थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। और तो वो सोचती है थोड़ा चिड़चिड़ा थोड़ी ना है, ये तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। ये जो बंदा किसी को मारने पर आमादा हो जाए वो थोड़ा नहीं होता है। तो वो उसके मन में अज्जू के प्रति सिर्फ नफरत होती है और वो सोचती है कि लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिद में और अपने जुनून में, गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी जान से मार सकते हैं। वो अज्जू से नफरत करती है कि और तब उसकी फैमिली देखती है तो सोचती है कि इतनी प्यारी फैमिली होने के बावजूद उसके दादाजी से जब वो बातें करती है, जब उसकी दादी से मिलती है तो वो सोचती है कि ये एकदम निगेटिव इंसान इस घर में कहाँ से रह रहा है, जिसकी फैमिली इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो, वो बंदा ऐसे कैसे हो सकता है। वो सारी बातें सोचती है, दलिया बनाकर लाकर दादाजी को देती है। दलिया दादाजी खाते हैं और फिर जो है रीवा दवा देती है और दवा खाने के बाद वो सोचती है कि मैं इन लोगों का जल्दी से अपना कर्ज उतारूं और फिर मैं अपने घर चली जाऊं, अपने मंगेतर से मिलूं। उसके मन में भी कई सपने होते हैं, वो दिन गिन रही होती है कि कैसे दादाजी कब ठीक हों और कब वो अपने घर जाए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी किस्मत का भाग्य यहीं पे ख़त्म होता है और आप आगे सुनिएगा कि क्या क्या होता है रीवा के साथ।
वो अपने उधेड़ गुण में कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। तो ये सारी बातें आप सुनिएगा, और मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और आगे का भाग फिर अगले शनिवार को सुनिएगा। तब तक के लिए बाय।